आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो है ये थर्ड डेटा स्टोरेज टेक्निक है। ठीक है। फर्स्ट जो डाटा स्टोरेज टेक्निक है वो है वेरिएबल, जो एक समय पर एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। दूसरी जो डाटा स्टोरेज टेक्निक हमने सीखी वो एरे, जो एक समय पर एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है, बट सेम टाइप का। टाइप जो है वो सेम रहता है। बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें कि अगर हमें असल में सॉफ्टवेयर बनाने हैं, कोई सॉल्यूशन बनाना है, कोई प्रोग्राम डेवलप करना है, तो कोई छोटी जो इंफॉर्मेशन होती है उसका जो टाइप होता है वो सेम नहीं होता। वो अलग अलग जो है डेटा का कॉम्बिनेशन जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप मान लीजिए एक बुक शॉप पर जाते हैं और वहाँ आपकी थोड़ी जानकारी है, आपको ये पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, आप कहते हैं कि हमने सी लैंग्वेज सीखा है। वो कि एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिससे जो है आपके डेली के काम जो हैं वो मतलब आसान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा जो है सॉफ्टवेयर रेडी कर दो, और जो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्या आप ये कहेंगे कि आप मतलब कि अपना रिक्वायरमेंट बताइए। तो वो कहते हैं कि मैं सारे दिन जो है वो बुक सेल करता हूँ, तो मैंने जो है अपने बुक्स का स्टॉक जो है वो मेंटेन करना है। तो सबसे पहले अगर कोई बुक खरीदने आता है तो मैं क्या करूँगा, बुक का नाम, उसका ऑथर और जो है उसका प्राइस जो है ये मैं सेव करके रखूँगा, ताकि जब कोई बुक लेने आएगा तो मैं जो है उस बुक की इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकूं, और उसको वो बुक जो है वो क्या कर सकूं, सेल कर सकूं। या मैंने उसने सिंपल कहा कि मैंने मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी शॉप में कितनी बुक्स हैं, तो मैं पूरा का पूरा अपने बुक्स का जो है कंप्यूटर पर एक जो है वो एक डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करना चाहता हूँ कि मेरे दुकान में जो है वो कौन कितनी किताबें पड़ी हैं, कौन कौन सी बुक्स पड़ी हैं। तो आपने कहा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट है बुक्स की सेव करनी है। तो वो कहता है कि मुझे एक तो बुक का आईडी सेव कराना है, एक बुक का नाम है, एक ऑथर है, और एक पब्लिकेशन है, और एक जो है मैं बुक कौन से ईयर की है पब्लिश हुई हुई है वो मैंने स्टोर कराना है, और एक प्राइस जो है वो भी मैंने स्टोर कराना है। तो आपने वो सारी अपनी कॉपी पर लिख ली या किसी पेज पर लिख ली कि ठीक है आपने ये इन्फॉर्मेशन सेव करानी है। तो आपने देखा कि जो बुक का आईडी है वो एक नंबर है, तो जो वो एक इंटीजर डाटा टाइप हो गया। बुक का जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है। बुक का जो ऑथर है वो भी क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। प्राइस जो है वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है कि, या इंटीजर हम मान सकते हैं कि नंबर जो है वो, और ईयर जो है वो उसका एक इंटीजर जो है वो डेटा टाइप हो सकता है। उन सारे इंफॉर्मेशंस को मिलाएंगे तो एक बुक की इंफॉर्मेशन जो है वो हम कैप्ट कर पाएंगे या स्टोर करवा पाएंगे। कुछ ऐसा हमें समझ आया। तो अब हमें जो है उसने अंदाजा दिया कि मेरी जो मतलब बुक्स हैं वो लगभग जो है वो 20,000 जो है वो बुक्स होंगी। तो अगर आप जो है उन उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन को, तो आपके पास अभी तो एरे एक तरीका है जिसे मल्टीपल रिकॉर्ड एक साथ सेव किया जा सकता है। पर आप क्या देखते हो कि एरे के लिए बुक आईडीज का अलग एरे बनाना पड़ेगा, ऑथर्स का अलग एरे बनाना पड़ेगा, है ना। बुक का नेम जो है वो स्टोर कराने के लिए अलग एरे बनाना पड़ेगा। तो आपने कहा कि ये तो थोड़ा सा हेक्टिक है, यानी थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा टेक्निक नहीं है सी लैंग्वेज में कि एक बुक की इंफॉर्मेशन हम एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकें? हमें कुछ ऐसी डेटा स्टोरेज टेक्निक सीखनी है जो मल्टीपल डेटा तो स्टोर कर सके, बट अलग अलग टाइप का ये भी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी लाइन है वो सिर्फ इसी बात को
ठीक है, हमें किस तरह की प्रॉब्लम रियल लाइफ में आती है और उसका हमारे पास स्ट्रक्चर से क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये जो आपके पास समस्या थी, इसका जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रक्चर के पास है कि स्ट्रक्चर थर्ड डेटा स्टोरेज टेक्निक है और इट कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स एट अ टाइम, कि ये जो है एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकता है और वो भी अलग अलग टाइप की। तो अब डेनिस रिची ने जो है हमें स्ट्रक्चर को पहले से कुछ बना के नहीं दिया, कि जैसे इंट बना के दिया, करेक्टर बना के दिया, फ्लोट बना के दिया, ऐसा कोई डेटा टाइप बना के नहीं दिया स्ट्रक्चर का। उन्होंने कहा कि मैं आपको ऐसी फैसिलिटी देता हूं कि आप स्ट्रक्चर खुद बना सकते हैं, यानी अपना डाटा टाइप खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता सामने वाले यूजर की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप इसको कैसे स्टोर कर पाएंगे। तो वो कहते हैं कि हम जो है आपको स्ट्रक्चर बनाने की कैपेबिलिटी देते हैं कोडिंग के अंदर, यानी आप अपना डाटा टाइप भी बना सकते हैं। तो इसलिए इट इज ऑल्सो known as you can say कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी जो है इसे कहा जाता है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर से डील करना है तो हमें जो पहला रूल है यानी इम्प्लीमेंटेशन, जो रूल है जो हमने वेरिएबल के लिए भी सीखा, एरे के लिए भी सीखा, तो स्ट्रक्चर के लिए भी सीखना है। तो इम्प्लीमेंटेशन रूल जो है वो ये कहता है कि फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रक्चर, कि आपने जो है स्ट्रक्चर को पहले जो है वो क्रिएट करना है। पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। उसके बाद में जो है आप क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेरिएबल टू स्टोर द डेटा, कि फिर आपने जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करना है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो क्रिएट द स्ट्रक्चर का मतलब ये भी हो गया कि योर ऑन डेटा टाइप, कि आप अपना खुद का जो है वो डेटा टाइप जो है वो क्रिएट करोगे। क्लियर। तो पहले रूल के मुताबिक जो सिंटेक्स आ जाता है कि हाउ वी कैन क्रिएट द स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं। तो हमें एक कीवर्ड दिया गया, स्ट्रक्ट कीवर्ड दिया गया। तो स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का जो भी आपने नेम देना है वो आप यहां पे देंगे, स्ट्रक्चर का नेम, और फिर इसमें ऐसे सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये सिंटेक्स है टू क्रिएट द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर का नेम और ब्रेसिस जो है ऐसे लगाएंगे और सेमीकोलन भी लगेगा। ये आपने कंप्लीट करना है। और अब इसके जो ब्लॉक है, यानी इसका कंस्ट्रक्ट ब्लॉक बोल दीजिए इसे, या इसकी ब्रेसिस के अंदर जो है आप डिसाइड करेंगे डाटा टाइप और वेरिएबल का नेम, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, और ऐसे जो है आप सो ऑन अपने ये लिखेंगे। क्लियर। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर का सिंटेक्स है। तो अब एज पर द रूल हम यहाँ पर हैश इंक्लूड जो है std.h यूज करते हैं लाइब्रेरी फाइल, एंड देन जो है हम स्ट्रक्ट यानी स्ट्रक्चर, और जो हमने अभी एग्जांपल लिया था उसी के मुताबिक जो है हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया बुक का। अब इस बुक में इंट हमने यहाँ, या हम आईडी को नहीं भी डालना चाहते तो बुक का जो है नेम ये 20 करेक्टर लॉन्ग होगा, यानी इट मीन इट इज अ स्ट्रिंग। एरे ऑफ करेक्टर्स इज नोन एज अ स्ट्रिंग। लास्ट टाइम हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था। फिर है करेक्टर नेम है जो कि 20 साइज है।
इसके बाद में जो है आप फ्लोट जो है बुक का क्या ले लीजिए, प्राइस ले लीजिए, है ना। और फिर है हम ऑथर भी ले सकते हैं, बट जो है मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ जो है हाँ पब्लिशिंग ईयर है, ये 3 टाइप ही मैंने लिया है, क्योंकि ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा में डेटा स्टोर करना, तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा और जो है डिटेल इंफॉर्मेशन इसकी स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि एक स्ट्रिंग है, दूसरा फ्लोट है और तीसरा इंटीजर है, यानी अलग अलग तरह के डेटा टाइप जो है इसमें हमने डाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन लिखेंगे। तो मेन के अंदर जो है हम इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे। तो हमारा इस यूजर डिफाइन जो डेटा टाइप है इसका नाम है स्ट्रक्ट बुक। इसका नाम क्या है, स्ट्रक्ट बुक है। तो मैंने इसका नाम जो है इसका फर्स्ट वेरिएबल b1 बनाया। तो ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन इफ यू वांट टू असाइन द वैल्यू इट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन, जो हमने डे 1 से भी हमें पता है, तो हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो बुक का नाम हमने यहाँ पर लिखा लेट अस सी, और जो बुक का प्राइस है वो हमने यहाँ पे डाला कि, और जो है ईयर जो है वो हमने यहाँ पर क्या किया 2009 में। तो ये हमारा जो है फर्स्ट वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज किया है अकॉर्डिंग टू टाइप्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्ट बुक b2। इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, इसमें हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, हमने इसको जस्ट बनाया है कि वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, कि हमने जो है इनपुट को यूजर से लेना है b2 के लिए। तो हम सबसे पहले एक मैसेज देंगे कि printf कि एंटर नेम प्राइस एंड पब्लिकेशन ईयर ऑफ द बुक, कि आपने ये जो है एक मैसेज दे दिया। स्कैनएफ हम करेंगे कि परसेंटेज एफ और परसेंटेज डी, ये हमने यहाँ पे लिखा। तो b2 डॉट नेम, ये जो डॉट है ये एक लिंकर का काम करता है। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट हो, है ना, और किसके ऑब्जेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग के ऑब्जेक्ट हो। तो अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपका नाम क्या है, तो आपने नाम बताया, जैसे इसने कहा विक्रम, है ना, तो का वर्ड यूज हुआ, का, के और की, दीज आर द लिंकर्स। हिंदी में अगर हमने पढ़ा हो तो ये क्या है, लिंकर है, जो एक रिलेशन बताते हैं, है ना, इसकी किताब, उसका भाई, है ना। तो इस तरह से हम जो है इन लिंकर्स का यूज करते हैं। सेम यहां पर भी जो डॉट ऑपरेटर है वो एक लिंकर का काम कर रहा है कि b2 का नेम हम इनपुट कर रहे हैं। यहाँ पे ये डॉट वर्ड इसलिए यूज किया है। फिर है b2 का प्राइस, और हमें पता है कि अगर फ्लोट और इंटीजर वैल्यूज अगर अपने इनपुट करनी हो तो हमें m% यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है वो लगाना पड़ता है। अब है एंड हम b2 डॉट जो है वो ईयर जो है वो यहां पर स्कैन कराएंगे। तो अब ये 2 बुक्स का डाटा, एक बुक का डाटा हमने जो है वेरिएबल बनाते टाइम डाला, दूसरा बुक का डाटा जो है हमने स्कैनएफ किया। अब हम इनको प्रिंट कराते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि यूर बुक्स डिटेल्स, और ये हम एक टेबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कराएंगे। तो हमने printf दोबारा लिखा, और यहाँ जो है बुक नेम जो है सबसे पहले, और 2 बार हम टैब लगा लेते हैं, फिर प्राइस हो गया, और 2 बार हम टैब लगा लेते हैं, और फिर जो है वो क्या कर दिया आपने, ईयर कर दिया। ये हमने किया। अब हम printf करेंगे
न्यू लाइन की परसेंटेज एस 2 टाइम टैब लगाया हमने, परसेंटेज एफ 2 टाइम टैब लगाया हमने, परसेंटेज डी और b1 डॉट नेम, b1 डॉट प्राइस और b1 डॉट जो है वो ईयर जो है हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो कॉपी पेस्ट किया हमने और यहां जो है b1 की जगह b2 कर देंगे सेकेंड लाइन में, रिटर्न 0 कर दीजिए। और हमें पता है कि ये फ्रैक्शनल जो है वो 6 डेसिमल पॉइंट तक आएंगे, हमें इन्हें 2 पे कंट्रोल करना है, तो 0.2f कर दिया। अब आप इसे रन कीजिएगा। तो टर्मिनल पे जाइए, ये कह रहा है एंटर नेम, प्राइस एंड पब्लिकेशन ईयर। तो हम नेम जो है vb.net ये डाल देते हैं, बुक का नाम। प्राइस जो है ये इसका प्राइस है और पब्लिकेशन ईयर जो है वो हमने यहाँ पे 2005 डाल दिया। तो ये तीनों हमने इनपुट किए और एंटर किया, तो ये कह रहा है बुक्स डिटेल। तो देखिए बुक का नेम, प्राइस और पब्लिकेशन ईयर। तो ये जो है आपका क्या हुआ यहाँ पर कि ये टेबुलर फॉर्मेट में हमने प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो जो सेकंड लाइन है वो आपकी क्या है, सेकंड लाइन में थोड़ा एक टैब हमें और देना पड़ेगा, तो ये जो है अलाइनमेंट थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर को यूज करना हमने सीखा है। अगर अब बात आ जाती है कि अगर हमारी नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा है, यानी अगर 10 बुक हमारे पास हैं, उनका डेटा स्टोर करना है, तो हमें 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ये हमारे लिए फिर से थोड़ा सा हैक्टिक या हार्ड वर्क में बदल जाएगा काम। तो अगर हमने बुक्स का डेटा स्टोर करवाना है और 10 बुक्स का डेटा स्टोर कराना है या 50 बुक्स का डेटा स्टोर कराना है, तो हमें एरे बनाना चाहिए। स्ट्रक्चर का क्या बनाना चाहिए, एरे। तो हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो हम करेंगे। तो हम इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर एक फिर से struct2.c के नाम से, struct2.c ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेते हैं struct array.c से हम इसे सेव कर देते हैं। तो अब है कि हमने एरे बनाना है, यानी नंबर ऑफ बुक्स जो है वो ज्यादा करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बुक्स नाम का एक एरे बना रहे हैं और इस बुक्स एरे में हम क्या साइज रख ले हैं, 10 जो है इसका साइज रख रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि 10 बुक्स का डेटा हमने स्टोर करना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये लूप से होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 बुक्स का डेटा ज्यादा हो जाएगा, मैं थक जाऊंगा, 3 ही बुक्स ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लेस देन 3 किया और i प्लस प्लस कर दिया, यानी वो तो हमारे पर ही है, डिपेंड करता है कि कितनी बुक्स का डेटा स्टोर करना है। हमने 3 का एरे सीखना है हमें बेसिकली। तो एंटर द प्राइस एंड ऑफ बुक और परसेंटेज डी करके हमने i+1 को जो है वो प्रिंट करा दिया कि बुक 1, बुक 2, बुक 3 ऐसे जो है ये बोलेगा। और ये b2 जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 की जगह i जो है उसको यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, i लिख दिया। तो अब ये बुक्स यूज कर लिया था वर्ड हम, तो एरे बनाना है तो बी बना लेते हैं, नीचे नीचे काफी चेंज करना पड़ेगा है। तो बुक्स स्ट्रक्ट बुक का हमने बी एरे बनाया और उसका साइज कितना रखा हमने, 3 जो है उसका साइज रखा। ये हो गया।
अब है यूर बुक्स डिटेल, और यहां जो है हम फिर से क्या करेंगे, लूप लगा देंगे कि i0, i<3 और i++, और जो है अब हम इसको भी लूप में डाल देंगे। ठीक है, तो ये बात जो है आपको समझ आ गई, क्योंकि हमें एरे है तो स्ट्रक्चर का एरे है तो हमें लूप में यूज करना पड़ रहा है। ये 2 लाइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब की बार लूप चल रहा है, तो b(1) की जगह जो है आप यहाँ पर i और इसको i और इसको भी जो है वो i में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर है। हम इसे रन करते हैं, तो पहली बुक C और प्राइस जो है इसका 200 और जो है ईयर जो है वो 2019। बुक 2 C++ प्राइस 300 और ईयर जो है वो ये है। फिर है हमारी बुक VB और प्राइस जो है वो हमने यहाँ पे 500 डाल दिया और 2005। तो ये हमारा जो है बुक का नाम, बुक का प्राइस और अलाइनमेंट थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो बाकी हमने 3 बुक्स का जो डेटा जो है वो क्या किया, स्टोर भी कराया और उसे क्या किया, प्रिंट भी करवाया। तो ये एरे ऑफ जो है वो स्ट्रक्चर है। अब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की खास बात ये होती है, एक एरे वेरिएबल को हम किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, बट एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मुझे इन 3 बुक्स में से उस बुक को प्रिंट कराना है जिसका प्राइस सबसे ज्यादा है, यानी हाईएस्ट प्राइस किस बुक का है उसे मैंने स्टोर कराना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर स्ट्रक्ट जो है, एक तो ये बार बार स्ट्रक्ट जो है, मेरे पास ना एक स्टेटमेंट होती है, मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये जो स्टेटमेंट होती है वो सी में टाइप डेफ नाम की है। मुझे बार बार स्ट्रक्ट बुक लिखना जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो मैं टाइप डेफ में मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्ट जो है बुक है उसका नाम मैंने क्या दे दिया, बी। बी इज ए शॉर्ट नेम, यानी बी जो है उसका शॉर्ट नेम हो गया। तो अब मैं उसको तो यूज कर ही सकता हूं, पर मैंने यहाँ पे बी में क्या लिखा जो है HBP नाम से एक वेरिएबल बना लिया। HBP का मतलब हो गया हाईएस्ट, हाँ वेरी गुड, हाईएस्ट बुक प्राइस नाम का एक वेरिएबल मैंने बना लिया। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे ज्यादा प्राइस वाला बुक जो है वो बताना है, तो ये प्रिंट तो हम कर ही रहे हैं, चलो अब इस हाईएस्ट प्राइस जो बुक है HP, हाँ HBP है, इसका नाम HPB होना चाहिए था ना, हाईएस्ट प्राइस बुक तो तब बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन 3 बुक्स का डेटा स्टोर करने के बाद H जो है PB में जो है ये मेरा जो बुक्स B एरे है इसका 0th पोजीशन वाला जो है वो इसमें स्टोर करा दिया। कि मैंने ये मान लिया कि जो 3 बुक्स में से जो सबसे पहली बुक है उसी का प्राइस जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने उस B(0) को HPB में स्टोर करा लिया, मान लिया, पता नहीं है या नहीं है पर मान लिया। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, ये इसमें स्टोर करा दिया। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे बुक्स एरे की लिस्ट में किसी बुक का प्राइस जो है वो HPB के प्राइस से ज्यादा तो नहीं है तो उस वाला डेटा उसमें स्टोर करा देंगे, कॉपी कर देंगे उसमें, जैसे नॉर्मली एक बिगेस्ट एलिमेंट को सर्च करने का एक लॉजिक होता है, पर वो अब स्ट्रक्चर पर है। तो हमने यहां पर क्या किया कि अगर HPB का प्राइस जो है वो लेस देन है B(i) के प्राइस से, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि HPB के में B(i) को स्टोर
करा देंगे। ठीक है, तो वही ये स्टेटमेंट मुझे बाहर भी यूज करनी पड़ेगी, और यहां पर मैंने लिखा कि printf की हाईएस्ट प्राइस बुक डिटेल जो है हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करा दिया, और यहाँ पर बी की जगह HP बी जो है इस वर्ड को हम आगे यूज करने वाले हैं, तो ये बी की जगह इसे हमने यूज कर दिया। आई नहीं आएगा, यानी HPB का नेम आएगा, HPB का प्राइस आएगा, और HPB का क्या आएगा, ईयर आएगा। ये हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। तो अब इसको एक बार और रन करते हैं। अब इसको एक बार और रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर C लिखा और 200 और 2009, C++ लिखा 400 2022, VB लिखा 345 और 2003, ये मैंने लिखा और एंटर कर दिया। तो देखिए हाईएस्ट प्राइस बुक का जो डिटेल है वो हमारा नीचे आ चुका है। C++ वाली बुक जो है इसका प्राइस सबसे ज्यादा है। तो ये हमारा जो था वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर का जो है वो टॉपिक है। इसी तरह से आप एक स्ट्रक्चर, यानी देखो एक इसको बहुत बड़ी चीज नहीं समझनी है कि ये एक जस्ट अ वेरिएबल लाइक इंट कैरेक्टर और फ्लोट की तरह है, बट ये कुछ अपनी वैल्यू जो है वो मल्टीपल वैल्यूज अलग अलग टाइप की स्टोर करने की ये कैपेसिटी रखता है। डॉट से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने एक जो है फंक्शन बनाना है जिसमें स्कैनएफ में तो आप एक बुक का डिटेल इनपुट कराओगे, और डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाओगे जिसमें स्ट्रक्चर वेरिएबल को पास करोगे, और जो आउटपुट है वो उस डिस्प्ले वाले फंक्शन में जो है वो आप प्रिंट कराओगे। कि आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, बुक बना लो या स्टूडेंट बना लो, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नाम, ठीक है, रोल नंबर, नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, ये आपने कुछ जो है वो सब्जेक्ट्स बना लिए। एक टोटल नाम का भी एक बनाओगे, और एक जो है परसेंटेज नाम का भी उसमें एक बनाओगे। तो ये आपने ये बनाने हैं। क्लियर? तो आप एक स्टूडेंट का डाटा जो है वो इनपुट कराओगे, और डिस्प्ले नाम के फंक्शन में स्टूडेंट वेरिएबल को पास करोगे, और डिस्प्ले फंक्शन उस स्टूडेंट की डिटेल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ये आपने करना है। इसी तरह से आप इसी में एक इंप्रूवमेंट और करोगे कि आप 5 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट कराओगे, और उनमें से टॉपर बताओगे कि सबसे ज्यादा नंबर वाला स्टूडेंट कौन है, आप ये करोगे। और टोटल और परसेंटेज जो है ये कैलकुलेटिव फील्ड है। कैलकुलेटिव समझते हो आप, कि जिनको इनपुट कराने की जरूरत नहीं है। जब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST के जब मार्क्स डालोगे तो उनका टोटल तो टोटल में जाना चाहिए, और डिवाइड बाय 5 करके परसेंटेज में जाना चाहिए। स्कैनएफ जो है वो टोटल और परसेंटेज नहीं होगा, क्योंकि वो एक कैलकुलेटिव फील्ड है। आगे बात समझ में? तो इनपुट क्या होगा, उसमें रोल नंबर होगा, नेम होगा, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST, मतलब यही आपके जो है वो मार्क्स जो है वो इनपुट होंगे। तो ये आपने स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। और स्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें वेरिएबल, इफ एल्स, लूप, फंक्शन, स्ट्रिंग, एरे, सारे टॉपिक जो आ चुके हैं। यानी एक स्ट्रक्चर का जब आप एक प्रोग्राम बनाओगे तो पूरी सी का रिवीजन जो है एक ही प्रोग्राम के अंदर है। आगे बात समझ में? तो स्ट्रक्चर के अगर 5-7 प्रोग्राम बना लोगे तो इट मीन कि आपने सी को हर प्रोग्राम में रिवाइज किया है। ये इसकी टॉपिक की ब्यूटी भी है। ओके, तो आज हम सी फिनिश